हाँ भाई, रोज एक नया दिन निकलता था और इस डर के साथ कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। देखा है लोगों को मरते हुए। भाइयों को आप देने की सोचें, लेने की ना सोचें। कन्फ्लिक्ट होगा इसी चीज पर, लेन देन पर, प्रॉपर्टी पर। बच्चे के क्लोज माँ या बाप दोनों में से एक जरूर हो। ये जो है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। आपने मेरा नाम ले लिया। ये लोग क्या कह रहे हैं उसे इधर से सुनिए, इधर निकाल दीजिए। वो हैं कमाल अख्तर। अच्छा, मतलब आजकल जो मोस्टली रिलेशंस है ना, वो किसी ना किसी मकसद से आपसे जुड़ा हुआ आदमी। लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपका कोई फ्यूचर प्लान है पॉलिटिक्स को लेकर? दूसरे नंबर पर दोस्ती ही आती है। हम अलीगढ़ जाया करते थे तो सुबह 9 बजे निकल के शाम को 6 बजे अलीगढ़ पहुंचते थे। लेकिन स्टार्टिंग में 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे। फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो वही शख्स गेट पर वो डिब्बा लिए हुए खड़ा है मिठाई का। इंडिया इस टाइम डायबिटीज़ के केसेस में नंबर 1 पे है। हमारे आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर हमें काम करने की क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है, तो हम उनसे सीखते हैं चीज़ें। तो आज मेरे लिए ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि हमारे शहर की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर जावेद साहब, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, बहुत बहुत। हम लोग अपने बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, और आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह से आप तकरीबन 30 या 35 साल से हमारे शहर की खिदमत कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी ऑडियंस को आपकी सलाम पेश करता हूँ मैं जी, और ख़ास तौर से आपको बहुत दिली मुबारकबाद। शुक्रिया। इस तरह का प्रोग्राम आप लेकर आए हैं और बहुत मकबूल हो रहा है, बहुत कामयाब है। मैंने भी कई एपिसोड देखे हैं और उम्मीद ये करता हूँ कि और ऊंचाइयों पर ये प्रोग्राम आपका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें देखने को मिला कि हमारे हसनपुर में भी कैसे कैसे टैलेंट छुपे हुए हैं जो इस तरह की हाई लेवल की एंकरिंग कर सकते हैं। जी वो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी, और बहुत ज़्यादा तरक्की की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे था कि आपने डॉक्टरी लाइन या मेडिकल लाइन सेलेक्ट कैसे की? मतलब आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप इस लाइन में जाएं, या आपका ही ये गोल था? हाँ, नहीं, बचपन में मैं आपको बता दूं कि जो मेरे वालिद थे, एजुकेशन लाइन में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जी और उन्होंने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया था जो हमारी बैठक हुआ करती थी, जी उसमें स्टार्ट किया और अपने मुताल्लिकीन से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। आज वो गंगवार में एक इंटर कॉलेज की शक्ल में मौजूद है। अच्छा उसी के प्रोडक्ट हम हैं। अच्छा और मेरे वालिद चाहते थे कि उनके घर में कम से कम एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर ये हों। जी उस टाइम पे डॉक्टर की, वकील की या इंजीनियर की बहुत पोजीशन हुआ करती थी, बहुत वैल्यू थी, क्योंकि आसानी से लोग पढ़ नहीं पाते थे, कुछ ज़राए नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उन्होंने मेहनत की, हमारे साथ बहुत मेहनत की और हमें अलीगढ़ पढ़ने भेजा। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन आपकी वहीं से हुई थी? प्राइमरी मेरी हुई उसी स्कूल में जो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं जो हाई स्कूल तक मेरी एजुकेशन रही वो अलीगढ़ में रही, जी मिंटो सर्किल में। उसके बाद वहीं मेरी ग्रेजुएशन रही एएमयू से, और मज़ीद मैं डिग्री के लिए जयपुर मुझे जाना पड़ा, जी। मैंने वहाँ से की। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने डिग्री की, लेकिन आपके जहन में ये क्यों आया कि आप क्लिनिक हसनपुर में ही करना है अपना? असल में ये माँ बाप की मोहब्बत थी जो मैं यहाँ, अच्छा हाँ, मेरे माँ बाप चाहते थे कि यहीं रहकर मैं सेवा करूँ लोगों की, जी और मैं चाहता था उस टाइम पर गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल रही थी। अच्छा। और मैं कर सकता था, लेकिन मैं छोड़ के आ गया माँ बाप के लिए और अपने इस इलाके के लोगों के लिए। जी डॉक्टर साहब, जिस वक्त में आपने यहाँ पर आए थे, आप जब आपने क्लिनिक किया, तो उस वक्त का माहौल कैसा था शहर का? बहुत हसीन कह सकता हूँ, बहुत हसीन माहौल था, बहुत स्लो लाइफ थी हसनपुर की, जी और बहुत अच्छा लगता था। जहाँ मैं आज क्लिनिक करता हूँ
वहाँ शाम 6 बजते ही बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता था कोई यहाँ रहता ही नहीं है। आज तो बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद है, जी। रात को 2 बजे आप आएँ तो आपको भीड़ मिलेगी, रौनक मिलेगी। उस वक्त ऐसा नहीं था। बहुत स्लो लाइफ थी लेकिन बहुत अच्छी थी, जी। एंजॉय करते थे। इतना वक्त भी था कि लोगों के पास उठना बैठना बातें करनी, जी। मौजूदा हालात पे बहसों से, वो बड़ा अच्छा माहौल था। करियर को कितना वक्त हो गया डॉक्टर साहब? मुझे आज मैंने 89 में अपनी क्लिनिक स्टार्ट की थी जी। और प्रैक्टिकली मुझे आज 36 साल इस लाइन में हो गए। जी। तो डॉक्टर साहब उस इस लाइफ में, करियर में कोई ऐसा केस आया है जो आपको हमेशा याद रहा हो? हाँ, 2 केस मेरी लाइफ में वैसे तो रोज़ नए केस मिलते हैं जी। और जिनसे कुछ सीखने को मिलता है, मेहनत करने का चांस मिलता है। लेकिन स्टार्टिंग में 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे। एक केस मेरे पास आया था, बच्चा था 3-4 साल का और उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन था और दिन भर वो हमारे एक सीनियर कलीग थे डॉक्टर विनोद जी, उनके अंडर ट्रीटमेंट रहा। जी। उन्होंने दिन भर बहुत मेहनत की, अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसे। लेकिन शाम को वो हिम्मत हार गए और उन्होंने कहा भाई तुम इसे घर ले जाओ और ये अब चांस नहीं है, बचेगा नहीं। जी। तो वो शाम में एक ट्रायल मारने की नीयत से मेरे पास आ गए कि यार नया डॉक्टर है, देखें ट्राई करके। जी। तो मैंने भी उनसे देखा और हालात देखकर ये कहा भाई देखो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत, हमारी लाइन ये सिखाती है कि आखिरी सांस तक मेहनत करनी चाहिए, वो हम करेंगे, बाकी अल्लाह से दुआ करें। तो उसको जो एक तरीक़ा होता है, हम लोग फ्लूइड्स और इंजेक्शंस वगैरह पे रखा उसे। उस टाइम जो अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे पास, जो फैसिलिटीज़ थी, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया। शाम को मैं उससे बोला भाई आप इसे जो है घर ले जाइए अब, और मुझे भी गांव जाना है, डेली में अप डाउन करता था गांव से। जी। सुबह इंशाल्लाह देखेंगे जैसा होगा। बोले जी ठीक है, अब आपने मेहनत कर ली, बाकी नसीब है, हम तो मरावा जानकर ही लाए। जी। तो मैं भी इस उम्मीद से कि भाई ये बचना तो मुश्किल ही है, जी। मैं गांव चला गया। सुबह जब मैं वापस आया अपने क्लिनिक के टाइम पर, तो वही शख्स गेट पर वो डिब्बा लिए हुए खड़ा है मिठाई का। अच्छा। तो मैं समझ गया बगैर उससे कुछ कहे, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। और उसने कहा जी डॉक्टर साहब आपका बहुत एहसान है और आपकी मेहनत कामयाब होगी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, और ये रहा। जी। वो ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। मुझे बड़ी खुशी हुई, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और ये रिस्क मैंने लिया इसलिए था कि अगर हम कुछ चैलेंजिंग नहीं करेंगे जी। तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी फिर। जी। ऐसे ही एक केस और मेरे पास आया था, बहुत गरीब केस था वो। उसको टाइफाइड के चलते एंट्रिक परफोरेशन हो गई, आंत में सुराख हो गया। जी। तो उसका जनरली इलाज यही है कि आप ऑपरेशन करा के उसको सील करें, और मैंने उसको राय दी भी आप मेरठ ले जाइए और ऑपरेशन कराइए, इसका और कोई तरीक़ा नहीं है। बोला साहब मैं तो इस काबिल हूँ नहीं, ना मेरे पास पैसे हैं, और ये तो मरे या जिए आप जाने, इसको यहीं आप ट्रीटमेंट दीजिए। जी। उसकी हालत देखकर मुझे फिर तरस आया। मैंने कहा चलो करते हैं मेहनत, अल्लाह मालिक है। एक हफ़्ता मैंने उसे अपने यहाँ, मेरे यहाँ कोई ओटी नहीं थी, कोई इंडोर नहीं था, लेकिन उसको मैंने रखा, बेंच पे लिटाकर ड्रिप स्टार्ट की, इंजेक्शंस दिए। 7 दिन मेरे अंडर ट्रीटमेंट रहा वो। नील ओरली मैंने रखा, मुंह से कुछ नहीं दिया, फ्लूइड और इंजेक्शंस पे। जी। और 7 दिन बाद ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। आज है वो ज़िंदा है, 50 साल उसकी उम्र है, 2 बच्चे हैं उसके पास। अच्छा। देखता हूँ खुशी होती है। जी। तो अनफॉरगेटेबल पेशेंट्स हैं मेरी लाइफ के। ये तो आपके पॉजिटिव केस हो गए, कुछ केस ऐसे डेथ हो गई हो और वो आपके जहन में रह गए हो कि अल्लाह का एहसान ये है कि मेरी क्लिनिक पे अभी कोई इस नहीं, तरह मतलब का क्लिनिक केस में नहीं नहीं, हुआ है। जैसे कोई आपके पास में आया हो। हाँ, ऐसे तो बहुत एक केस आते attachment हैं, होता है। बिल्कुल सीरियस केस आते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी आते हैं। जी। और मेरा अपना उसूल ये है कि ऐसे केसेस को मैं विद इन टाइम रेफ़र कर देता हूँ, जी। क्योंकि उसमें टाइम ख़राब करना जो है वो उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है पेशेंट की। जी। तो मैं टाइम सेव करना प्रीफर करता हूँ। जी। नशा सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन कर रही है। बिल्कुल। एक तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा कि अगर किसी की लाइफ, कोई अपनी लाइफ में ज़्यादा अचीव कर रहा है चीज़ें, कोई नहीं कर पा रहा है, तो उसे देख के लोग डिसअपॉइंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यही वजह है नशे की या कोई और वजह है? मतलब लोग नशा कर क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं देखिए, कहीं ना कहीं
पेशेंट या तो डिप्रेशन में है, जी उसके रीज़न बहुत हो सकते हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जी या सोसाइटी से आइसोलेशन हो सकता है किसी भी वजह से, उसके अपने फ्रेंड्स से फैमिली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जी या वो अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, फेलियोर है, तो ऐसी कंडीशन में आदमी नशे का सहारा लेता है। या फिर एक वजह ये होती है कि आदमी कभी कभी सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ट्राई करता है, पहले देखें यार ये क्या है, और वो शुरू हो जाता है। और तीसरी वजह एक ये भी है कि कभी कभी हमने देखा है कि जेनेटिक भी ये होता है कि मेरे अगर माँ बाप नशा करते हैं तो चांसेस हैं कि मेरे अंदर वो जीन्स आ जाए, मैं भी नशा करने लगूँ। जी तो ये भी एक रीज़न है। सोसाइटी की भी वजह होती है, माहौल Main, की, हाँ, जिस माहौल में आप बिल्कुल। बैठ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका डैमेज क्या होता है, क्या नुकसान देता है एक वक्त में? देखिए, सोशली तो आदमी, अब ये बताया जैसे मैंने आपको, स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसको। जी तो और हमने देखा है कि कुछ लोगों ने सुसाइड भी किया है नशे के चलते। उसके अलावा जब लॉन्ग टाइम आदमी नशा करता है तो फिज़िकली उसको कैंसर, स्ट्रोक या हार्ट अटैक के केसेस, इसके ज़्यादा प्रोन हो जाता है वो जी कंपैरेटिवली जनरल पब्लिक के। जी तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से होना चाहिए अगर पता चल जाए कि ये नशा करता है? देखिए, किसी तो भी फिर चीज़ फैमिली- में, नशा हो या बीमारी हो, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी अगर फैमिली सपोर्ट है पेशेंट के साथ, चाहे वो नशावर पेशेंट है या किसी बीमारी में ग्रस्त है, तो उसको बहुत सपोर्ट मिलती है मेंटली। जी और जब आदमी मेंटली थोड़ा मजबूत होता है तो फिर बीमारी से या नशे से लड़ने की जो ताकत है उसकी, वो स्ट्रांग हो जाती है। जी तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की जो मदर है, फादर हैं, या उसकी फैमिली मेम्बर्स उसको सपोर्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इस वक्त में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, और मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस टाइम डायबिटीज़ के केसेस में नंबर 1 पे है। पहले चाइना अच्छा। हुआ करता था, और अब इंडिया नंबर 1 पे है। पूरे वर्ल्ड में नंबर पूरे वन पे वर्ल्ड है में हम। नंबर 1 पे। इंडिया को कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहा जाता है। अच्छा हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं, और रीज़न उसके बहुत कॉमन रीज़न यही है कि यहाँ हमारे यहाँ जो खाने की या पीने की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जी हर चीज़ पॉल्यूटेड है। आप एटमॉस्फेयर को देखें, पॉल्यूटेड है। आप फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, सब केमिकल स्प्रे हुआ है, जी या जो वो उगाए जाते हैं तो वो भी फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स के ज़रिए उगाए जाते हैं, वो सारा हमारे पेट में जा रहा है। और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर से डायबिटीज़ के लिए जो पेंक्रियाज हमारा ऑर्गन है, वो डैमेज होता है, और जब वो डैमेज होता है तो फिर वो डायबिटीज़ क्रिएट हो जाती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो जो मेन रीज़न है वो ये है। इसके अलावा जो साइंटिफिकली रीज़न्स हैं उसमें जेनेटिक, मिसाल के तौर पर मेरे माँ या बाप को है तो मैं टारगेट पे हूँ, या मेरी ननिहाल में है किसी को तो भी मैं टारगेट पर हूँ। जी तो ब्लड रिलेशन में अगर किसी को है तो वो खुद बंदा वो टारगेट पे है। अच्छा तो अब चूंकि इतनी ज़्यादा ये हो गई है, तो रेशो बहुत ज़्यादा इसीलिए बढ़ रहा है कि मुझे अगर हो गई, मेरी औलाद को भी चांसेस हैं, वो भी टारगेट पे हैं। अगर एक शख्स को अगर डायबिटीज़ होती है तो फिर उसकी आने वाली नस्लों हाँ, के लिए भी नस्लों वो- के लिए भी, नस्लें भी उसकी दिक्कत- टारगेट पर हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को डायबिटीज़ फिर हो जाए तो उसके बाद में उसे क्या करना चाहिए? 3 चीज़ें, 3 स्तंभ हैं इसकी कंट्रोल करने की: डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन। जी हेल्दी डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लें, फ्रूट और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, प्लस मेडिकेशन, जो प्रॉपर मेडिकेशन है आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके अंडर में रहें। तीसरे, एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि अगर किसी की फैमिली में है तो उसे भी होती है, तो डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है क्या कि कुछ बीमारियां हैं जो मतलब आपकी ददियाल से चलती हैं और कुछ बीमारियां आपकी ननिहाल से चलती हैं? ब्लड रिलेशन जो होता है ना, वो एक तो पैटर्नल साइड हो गई आपके माँ बाप की, जी एक मैटरनल साइड हो गई ननिहाल जो ननिहाल की। तो ननिहाल और ददियाल एक ही बात है, क्योंकि अच्छा उनसे भी आपके ब्लड रिलेशन है और ददियाल से भी आपके ब्लड रिलेशन है। तो जिनसे भी आपका ब्लड रिलेशन है
उनको जो बीमारियां हैं वो जेनेटिकली आप में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आपके फादर की साइड से ही? नहीं नहीं, दोनों साइड से, अच्छा। मदर की साइड से भी और फादर की साइड से भी, दोनों साइड से बहुत सी बीमारियां, जिसमें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर है, दमा है और कैंसर है, ये सब ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अच्छा, मेडिकल साइंस में एआई से क्या चेंज आए हैं या क्या चेंज आने वाले हैं? हाँ, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। मेडिकल लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि पैथोलॉजी में जो हमारे टेस्ट होते हैं, इसमें तो बहुत बड़ा रोल एआई अदा कर रहा है। अच्छा। और एक नया टूल आया है मेडिकल लाइन में जो विद इन सेकेंड से बता देगा कि पेशेंट को बीमारी क्या है। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अभी हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है कि वो 15 सेकंड के अंदर एक पेशेंट से क्वेरी करते हैं और एआई टूल उनका ये बता देता है कि इसको अगले 10 साल में कौन सी बीमारी होने वाली है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होगा और कम टाइम में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम हो जाने वाली हैं इसके ज़रिए। और मैं समझूंगा कि एक अलग से जल्दी ही एक कोर्स भी शुरू होने वाला है जो मेडिकल लाइन में कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। अच्छा, एआई टूल, हाँ, जैसे अब चैट जीपीटी आपने बताया वो है, और ट्विटर पे देखना वो जीरोक वगैरह शुरू हो गया है, वो सब एआई टूल्स हैं इनके। तो इसी तरह से एक सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं मेडिकल लाइन में जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है वो एआई बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। एआई हेल्पफुल ही रहेगा मेडिकल? बहुत ज़्यादा जी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। जितनी अब नई मशीनें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि एमआरआई, सीटी स्कैन, अब जो ये नए वर्जन आ रहे हैं इसमें एआई का बहुत ज़्यादा रोल है। जी। तो जो टेस्ट हम पहले आधा घंटे में, पौन घंटे में किया करते थे, वो अब ये 10 मिनट में कर लेते हैं एआई के ज़रिए। जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बशर्ते कि सही दिशा में सही तरह यूज़ हो, गलत यूज़ ना हो। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब गलत यूज़ भी बहुत हो रहा है। एक डीप फेक वाला चल रहा है कि हाँ, हम दोनों यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी और की वो सोशल मीडिया पे चल रहा है डीप फेक। तो वही है, गलत इस्तेमाल होगा तो उसके नुकसानात होंगे जी, और अच्छा इस्तेमाल होगा तो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। जी। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए, कोई ना कोई इंटरेस्ट तो आदमी का होता है, ये हॉबी होती है। तो शुरू से हम जैसे माहौल में पले बढ़े हैं, जैसा देखा है आसपास, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहे हैं, तो पॉलिटिक्स मेरा प्रीफर्ड प्रोफेशन रहा है। अच्छा। हाँ, मैं एक्टिवली कभी इन्वॉल्व नहीं रहा अपनी इस लाइफ में, ख़ास तौर से प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद, लेकिन इंटरेस्ट मेरा पूरा है। अच्छा। देखना, सुनना, जानना कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और था मेरा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है मौजूदा वक्त में भी और आपके प्रीवियस टाइम में भी? देखो भाई, प्रीवियस टाइम में जो मेरा फेवरेट लीडर था वो था राजीव गांधी। अच्छा। लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो बहुत शरीफ आदमी था, टैलेंटेड था, एटिकेट्स वाला आदमी था। उसकी बात करने का अंदाज़, उसके उठने बैठने का तरीक़ा बिल्कुल अलग। जी। और मौजूदा वक्त में जो मेरे इंस्पायरिंग पर्सन हैं या जिनकी मैं बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ दिल से, वो हैं कमाल अख्तर। अच्छा। और वो बग़ैर किसी वजह के नहीं जी, मैंने उनको शुरू से देखा है, उनकी स्टार्टिंग लाइफ से। जो मेहनत वो पहले दिन करते थे जी, और जिस तरह से प्रोफेशन को डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ उन्होंने अपनाया, जी, वही आज भी है, वही मेहनत आज भी है। सुबह से लेकर शाम तक वो इसे अपना मैं कहूँ कि बिल्कुल प्रोफेशन के साथ इंसाफ कर रहे हैं। जी। पूरी मेहनत करते हैं और नतीजा उसका आप देख रहे हैं कि वो इस टाइम अपने प्रोफेशन के पीक पर हैं जी। और पार्टी में एक अच्छी पोजीशन लिए हुए हैं।
और मुझे खुशी है इस बात की। जी, तो डॉक्टर साहब आपका कोई फ्यूचर प्लान है पॉलिटिक्स को लेकर? मतलब नहीं, आपका कोई प्लान है? क्योंकि अगर कोई हमारा सपना होता है जो बचपन से हमने जिया हो तो वो मरता तो नहीं है। नहीं, असल में कभी भी फ़र्क है देखिए दोनों चीज़ों में। जी एक तो इंटरेस्ट होना एक अलग चीज़ है और एक्टिवली इन्वॉल्व होना एक दूसरी चीज़ है। जी तो इंटरेस्ट तो हमारा शुरू से रहा है, और लेकिन एक्टिवली इन्वॉल्व होना मेरा प्रोफेशन मुझे अभी अलाउ नहीं कर रहा। जी हाँ, अगर रिटायरमेंट के बाद कभी कोई ऐसा चांस मिलता है तो सोचेंगे। अभी अच्छा। हाँ, अभी कहना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब जिस एज पर आप हैं, अक्सर हम लोग भी दोस्त लोग आपस में बात करते हैं कि अभी तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन जिस एज में आप हैं तो उस एज में आने के बाद में दोस्ती कायम रहती है? हाँ, बिल्कुल, दोस्ती तो हमेशा रहती है, हर उम्र में रहती है। जी एक चेंज आता है, जितना आप करियर में बिज़ी होंगे तो उतना टाइम आप अपने फ्रेंड्स को कम दे पाएंगे। जी भाई इतना फ़र्क ज़रूर आएगा। जैसे आप रोज़ बैठते हैं, बिज़ी होने के बाद आप 2 दिन 4 दिन में बैठेंगे या 15 दिन में बैठेंगे, लेकिन दोस्ती तो रहेगी। जी। हमारे साथ भी ऐसा है। अच्छा डॉक्टर साहब कितनी ज़रूरी है दोस्ती? देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हैं लाइफ में कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे एक माँ और बाप का रिश्ता, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसकी तो कोई जगह ले ही नहीं सकता उस रिश्ते जी की। दूसरे नंबर पर दोस्ती ही आती है। हाँ, दोस्ती अगर बेलौस हो, बेगरज हो और आपके ख़यालात मिलते हों। जी जैसे मेरा एक दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, अब भी है वो। 1980 से हमारी फ्रेंडशिप थी, अच्छा तो आज 45 साल तो शायद हो ही गए। बेसिकली वो कश्मीरी पंडित है। अच्छा हाँ, तो हमारी आपस में इतनी अच्छी वेवलेंथ थी, मिलती, कि हम बग़ैर एक दूसरे से अल्फाज में बात किए हुए, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और हमें कुछ आपस में बात करनी है और ये सोचना है कि भाई ये लोग ना सुन पाएँ ना देख पाएँ क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग आंखों आंखों में बात कर लिया करते थे। अच्छा इतनी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे अंदर। जी तो ये मतलब ये क्वालिटी जो है ना फ्रेंडशिप में होनी चाहिए, और बेगर्ज हो। अच्छा। बेगर्स मतलब थोड़ा एक्सप्लेन। मतलब आजकल जो मोस्टली रिलेशंस है ना, वो किसी ना किसी मकसद से आपसे जुड़ा हुआ है आदमी। अच्छा कोई ना कोई फ़ायदा आपसे उठाना चाह रहा होगा, कोई मतलब होगा। बहुत कम होंगे जो बेगरज आपसे मिलते हैं, या आपको लाइक करते हैं, या आपकी हैबिट्स को लाइक करते हैं, आपके ख़यालात मिलते हैं सिर्फ इसलिए आपके दोस्त हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जी, मतलब गर्जी एक दूसरे से मिला रही है। हाँ, बिल्कुल। जी आजकल ऐसा है मोस्टली। जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपने अभी जिक्र किया था माँ बाप का, बिल्कुल हकीकत बात है कि सबसे अच्छा रिश्ता माँ बाप का होता है। तो क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद साहब ने बहुत अहम रोल बहुत, प्ले बिल्कुल किया है, साहब, बहुत तो बड़ा एहसान है। आप उनको मिस करते हैं? बहुत। मैं अपने वालिद को, वालिदा को, दोनों को बहुत मिस करता हूँ, और हमारे पर जो एहसान है हमारे माँ बाप के, वो हम ज़िंदगी में उतार नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब एज अ पेरेंट्स एक बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए उसकी यंग एज में? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त तो आपके वक्त में और इस वक्त में बहुत फ़र्क है। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। जी पहले ज़माने में जो है माँ बाप और औलाद के रिश्तों में थोड़ा सा गैप हुआ करता था, जी और हमें याद है कि हम माँ बाप के सामने ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, अच्छा और उठते बैठते भी हमें हिचक होती थी माँ बाप के सामने। जी लेकिन आज का टाइम और है, जैसा आपने भी कहा कि बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, जी गलत रास्ते पे जाने के चांसेस। तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा बच्चे के क्लोज़ माँ या बाप दोनों में से एक ज़रूर हो। जी इतना क्लोज़ हो कि उसकी हर अच्छी और बुरी चीज़ की नॉलेज हो, जी और एक तरीके से माँ या बाप एक भी कोई उसका दोस्त ज़रूर हो। जी थोड़ा सा गैप तो रखें, वो ज़रूरी है। औलाद के साथ एक रिश्ता है तो थोड़ा गैप, लेकिन दोनों में से एक ऐसा ज़रूर हो जो दोस्ताना रिश्ता बनाए रखे, जी ताकि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बुरी चीज़ भी शेयर कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के हालात देखते हुए। जी। हमारे करियर में या हमारी लाइफ में सोसाइटी भी बहुत अहम रोल अदा करती है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सोसाइटी इतना आपको नहीं
गौर करेगी, सबको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जैसे ये मैंने पॉडकास्ट शुरू किया है या सोशल मीडिया पर अगर कोई एक्टिव होना चाह रहा है, तो सोसाइटी इसे अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर एक्सेप्ट रही। नहीं कर रही। वो सोचते हैं कि ये तो बहुत अजीब सी चीज़ कर रहा है, इससे कैसे बाहर निकला जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ बैठा था, क्लिनिक मैंने स्टार्ट की थी, जी तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, यार कहाँ बैठे हो यार, जी कहाँ बैठ गए, तुम्हारे लिए जगह नहीं है कि अच्छी जगह बैठो, अच्छे शहर में बैठो और बड़े सिटी में बैठो। लेकिन मेरे जहन में दो ही बातें थी, एक तो मैं माँ बाप के करीब रहना चाहता था, जी और नंबर दो एक जहन में ये भी थी कि भाई लोगों की खिदमत भी करनी है, जी रोज़गार भी इसे बनाना है और खिदमत भी करनी है। तो मैंने लोगों की नहीं सुनी, अच्छा मैं अपने मकसद में आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि लोग क्या कह रहे हैं उसे इधर से सुनिए, इधर निकाल दीजिए। आपको अगर ये प्रोफेशन अच्छा लग रहा है, आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप मेहनत करते रहिए। जी लोग आपको डिमोटिवेट ही करेंगे, जी कोई आपसे खुश होने वाला नहीं है। जितना आप कामयाब होंगे, लोग उतना ही आपसे। हसद और जलन। तो आप लोगों की बातों मत जाइए। आप अगर जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वर्क को, अपने काम को, तो आप मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारी ज़िंदगी में एक मैं कहूँगा कि बहुत ही बुरा वक्त आया, कोविड का। हाँ भाई, और उस वक्त डेफिनेटली। में डॉक्टर्स ने जितनी मेहनत की है, उन्हीं की वजह है कि आज बहुत सारे लोग जिंदा हैं। बिल्कुल, बेशक। और उसमें आप भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्लोज करके चले गए थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने लोगों की खिदमत की। तो डॉक्टर साहब, वो वक्त आपके लिए कितना डरावना था? हाँ भाई, रोज़ एक नया दिन निकलता था और इस डर के साथ कि आज क्या होगा, आज क्या होगा। जी और मैं आपको बता दूं, जैसा आपने भी कहा कि बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर्स इन्होंने क्लिनिक बंद कर दी थी। मेरे शहर में भी मेरे बहुत सारे कलीग ऐसे थे जिन्होंने कोविड के टाइम में पूरा लॉकडाउन अपनी क्लिनिक बंद रखी। जी लेकिन हम कुछ लोग ऐसे थे, दो चार क्वालिफाइड लोगों में, मुझे ख़ुद को एहसास था कि भाई ये मेरा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के ज़रिए मैंने अपने आप को सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया है, अपने बच्चों को मैंने इस प्रोफेशन के ज़रिए पाला है, ये मेरा रोज़गार भी है। आज ज़रूरत है इस रोज़गार को, इस प्रोफेशन को मेरी, और इन मेरे पेशेंट्स को, और जो मेरे शहर के लोग हैं इनको मेरी ज़रूरत है आज। जी तो अगर मैं इनको धोखा देकर बंद करके भाग जाऊंगा, तो कल मुझे अल्लाह के पास भी जाना है। वहाँ मेरे पास क्या जवाब होगा कि मेरी मखलूक को ज़रूरत थी और तुम बंद करके यहाँ से भाग गए। जी तो ये अल्लाह खौफ जो था वो एक ताकत देता था। जी और मैं रोज़ क्लिनिक खोल के बैठता था। रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि घर वाले भी कहते कि नहीं भाई ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, आप बंद कर दीजिए। मैंने कहा मैं कमाई के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, जी अब जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिर्फ खिदमत है और अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। और मरना जो है, लोगों को घर में मरे हैं, कोविड में जो लोग घर में बंद थे वो मरे हैं, और डॉक्टर्स जिन्होंने अब जो टच में रहे हैं कोविड पेशेंट्स के, वो बचे हैं। जी तो ये सब तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन हमारी ड्यूटी अब ये है कि हम इनकी सेवा करें। हाँ, तो अच्छा किया। डॉक्टर साहब, ऐसा लगा आपको किसी वक्त में कि यार अब रुक जाना चाहिए? हाँ, सेकेंड वेव जब आई थी, सेकेंड वेव में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, और कई हमारे करीबी लोग भी कोविड की नज़र हो गए। तो एक डर तो था, जी मैं फ्रैंकली बोलूँ, बहुत डर था। और आपने देखा होगा, हमने क्लिनिक के सामने एक बहुत बड़ा वो लगा दिया था, शामियाना, ताकि लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंस के साथ बिठा सकें, देख सकें, दूर से बात कर सकें। सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अंदर से खौफ रहता था। और एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, उस ज़माने में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जी हमें पता है इस पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है नहीं, क्या करें। देखा है लोगों को मरते हुए। जी दिन भर यहाँ कटता था क्लिनिक पर, लेकिन शाम को जब घर जाते थे तो एक दूसरा खौफ तैयार, अच्छा कि हम साथ में वहाँ से कोविड पेशेंट्स के वायरस लेके आ रहे हैं, कहीं हमारा कोई फैमिली मेम्बर टच में ना आ जाए, वो जद में ना आ जाए। तो हमारा ये रहता था कि जा कर के सबसे पहले बाहरी कपड़े चेंज करने हैं, वॉशरूम जाना है, उसके बाद फिर लोगों के साथ, घर फैमिली मेम्बर के साथ इंटरेक्ट करना है। और
कोविड के टाइम में मेरा एक नवासा 3 साल का, वो मेरे पास ही था, यहाँ लॉकडाउन में अच्छा। फंस गया था। तो उसकी हैबिट थी, वो जब मैं जाता था तो वो दौड़ के मुझसे आके मुझे हक करता था। तो मुझे हमेशा डर रहता था कि ऐसा ना हो कि मेरे चेंज करने से पहले, स्टरलाइज होने से पहले ये मुझे आके हक कर ले। जी। तो ये एक डर रहता था हमेशा। तो बहुत फियरफुल डेज थे वो, बहुत फियरफुल। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली कितना अहम रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? भाई फैमिली तो पार्ट है लाइफ का, जी और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी। अच्छा, आपकी फैमिली की कुछ शिकायतें रहती हैं आपसे, क्योंकि डॉक्टर साहब आप ज़्यादा वक्त तो हाँ, एक शिकायत मतलब- तो रहती है, और मेरे लिए नहीं, ये हर डॉक्टर के साथ है, जी कि जो एक्चुअली टाइम देना चाहिए हमें फैमिली को, उतना हम नहीं दे पाते। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दें, जी लेकिन जो रिक्वायर्ड टाइम है वो हम दे नहीं पाते। ये हमें भी एहसास है, लेकिन फैमिली फिर भी कोऑपरेट करती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली में आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है? आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? मेरी हालांकि बड़ी- आपके लिए तो सब बराबर ही होंगे। हाँ नहीं, लेकिन मेरी फिर बड़ी भी- लिमिटेड फैमिली है। जी और सबसे पहले तो भाई मेरे माँ बाप थे, जिनसे मैं बहुत जी। मोहब्बत करता था, अब भी करता हूँ। उसके बाद मेरे भाई बहन हैं, मुझे बहुत मोहब्बत है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे भाई बहन आज भी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। अच्छा। हाँ हाँ, सब मिलजुल कर रहते हैं। अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोफेशन हैं, अलग अलग घर हैं, लेकिन आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है आज भी। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल फैमिली है। जी। तो 3 बच्चे हैं, तीनों से प्यार है, नो डाउट। नहीं लेकिन हाँ, नहीं, थोड़ा डॉक्टर सा साहब, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है कि आपको किसी एक का नाम बताना है, मतलब जिससे आप सबसे ये ज्यादा- ये जो है थोड़ा कंट्रोवर्सी, घर पे जाने के बाद में भी कंट्रोवर्सी कुछ- क्रिएट हो कि आपने जाएगी। मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं ये मेरा सवाल है, थोड़ा मुझे सा इसका जवाब कंट्रोवर्शियल चाहिए। स्टेटमेंट है ये। जी जी मैं इसको दूसरे पहलू से देखता हूँ जी कि बीइंग ए मुस्लिम, जैसे हुजूर पाक को, हमारे नबी को बेटियाँ बहुत पसंद थी, जी तो उस निस्बत से मैं कह सकता हूँ कि मैं बेटियों से थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। बेटे से भी बहुत करता हूँ, और मेरा सब कुछ मेरा बेटा ही है, जी। लेकिन हाँ, बेटियों का थोड़ा सा एक अलग प्लेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भाइयों का जिक्र किया, तो भाइयों से आप कितनी मोहब्बत करते हैं, या आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, या किसी की भी लाइफ में एक भाई कितना अहम रोल प्ले करता है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं ऐसी, आप आजकल देखते होंगे कि आपस में भाइयों में भी थोड़ा सा निफाक रहता है। जी तो उसका ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है बस, कि आप मतलब देने की सोचें। अच्छा। भाइयों को आप देने की सोचें, लेने की ना सोचें। कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। मतलब जड़ जो है वो यही है। पैसा। कन्फ्लिक्ट होगा इसी चीज़ पर, लेन देन पर, प्रॉपर्टी पर। और आप अगर ये सोच लेंगे कि नहीं यार, अगर जा भी रहा है थोड़ा सा भाई के पास जा रहा है, जी तो कहीं गैर जगह जा नहीं रहा, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पुश्तैनी फॉर्म कह लीजिए, जी या खेती का असासा जो हमारा है गांव में, मुझे वहाँ गए हुए आज शायद 30 या 35 साल ही हो गए होंगे। अच्छा, उस जगह पर गए हुए? जी। और सब कुछ मेरे भाई देखते भालते हैं, करते हैं। मुझे यकीन है सही कर रहे होंगे, जी और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये उसमें से कुछ ले भी रहे होंगे तो वो भाई हैं, क्या बात है। मतलब बड़ा दिल करना चाहिए बस, और उनका एहसान ये है कि वो देख रहे हैं। जी हमें ये भी एहसास है, उनका एहसान है कि वो सब देख रहे हैं। जी। मेरे पास ना वक्त है, और ना मुझे कोई नॉलेज है इसकी, एग्रीकल्चर की। वो सब वही लोग देख रहे हैं। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सिर्फ यही है? हाँ बिल्कुल। आप अगर ये सोच लेंगे ना, यार कुछ जा रहा है तो मेरे भाई पे जा रहा है, कोई बात नहीं, जी जाने दो, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी फिर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपको बता दूं, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ देखा है मैंने, रिश्तेदारों में, गांव में, कि जब भी बंटवारे होते हैं तो बंटवारों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं जी कि नहीं ये मेरा तो कम है, और मेरा तो ये ज़्यादा है। और मेरे यहाँ जब बंटवारा हुआ तो हम 3 भाई बाहर रहते हैं, 3 गांव में रहते हैं। जी तो हम जो 3 बाहर रहते हैं, हमने उनसे कह दिया, गांव वालों से, कि भाई आप लोग कर लो ठीक से, कैसे करना है,
और हम बता देना हमारा हिस्सा कहाँ पर है, बस। जी। हम नहीं गए बंटवारे में, ना हमने नापा ना तोला, उन्होंने जैसे किया वो उस पर मोहर लगा दी। वो सवाल नहीं उठता कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ज़्यादातर वैसे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा जो है वो प्रॉपर्टी और पैसे बिल्कुल का ही है। मेन कारण यही और है। अगर आप इसको साइड कर देंगे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है फिर। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मैं आपसे, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है। आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। भाई, थैंक यू। आपका भी और आपकी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके इस प्रोग्राम के लिए। बहुत खुशी है मुझे और दिल से आपको दुआएं देता हूँ। जी। जाने से पहले एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करनी चाहूँगा। मैं लाख कह दूँ कि आकाश हूँ ज़मी हूँ मैं, जी। मगर उसे तो खबर है कुछ नहीं हूँ मैं। जी। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।